Hello students, today we will start a new chapter, political development in India. Simply India कैसे बना या हम यूँ कह सकते हैं यूनिफिकेशन, जैसे हमने यूरोप में पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली, वैसे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। चैप्टर की बिगनिंग में तो थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है और ये बता रखा है कैसे जब इंडिया व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस उससे पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि देयर विल बी पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया पाकिस्तान दो कंट्रीज में होगा। और एक मेजर पॉपुलेशन जो थी करीब 1/3 के करीब पॉपुलेशन वो प्रिंसली स्टेट्स में रह रही थी, देसी रियासतें। देसी रियासतों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया आप इंडिया में रहना चाहो इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहना चाहो पाकिस्तान में रहो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो वैसे रहो, यानी उनको पूरी फ्रीडम थी। 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बने। एक डिपार्टमेंट बन जाता है 27 जून को ही, रियासत डिपार्टमेंट, और उसके हेड होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी जिम्मेदारी होती है कि पूरा यूनिफिकेशन करें। यूनिफिकेशन की शुरुआत में आता है पहला कि कैसे जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ। जम्मू कश्मीर का अगर हम मैप देखें तो कुछ इस तरह का मैप आता है। ये वाला जो पार्ट है ये गिलगिट बल्तिस्तान वाला एरिया है। इधर लद्दाख, यहां पर कश्मीर वैली जो कश्मीर जिसे हम कहते हैं वो, और यहां पर जम्मू। जम्मू वाला रीजन कंपैरेटिवली प्लेन रीजन है, पंजाब के एडजॉइनिंग वाला पार्ट ये प्लेन है। कश्मीर वैली है जहां पर सारी प्रॉब्लम्स अभी हुई थी। गिलगिट बल्तिस्तान वो पार्ट है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है आज की डेट में। लद्दाख और लद्दाख के आगे अक्साई चीन वाला एरिया है जो चाइना के पास है। तो फिजियोग्राफिकली ये ब्रॉड डिवीजन हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, जो अभी हमारे इंडिया। जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री देखें तो यहां पर डोगरा राजपूत फैमिलीज थी जिन्होंने 1830s में लद्दाख को ऑक्यूपाई करा था। डोगरा राजपूत फैमिली 1830 लद्दाख को ऑक्यूपाई करा, 1840s में कश्मीर को। तो उन्होंने एक तरह से जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन तो कर दिया था। 1925 में राजा हरि सिंह यहाँ के रूलर बनते हैं 1925, और 1932 में एक पार्टी बनती है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला, जो बाद में इसका नाम चेंज होकर अभी जो प्रेजेंट है उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1932 बनती है। शेख अब्दुल्ला इसके करता मेन सीनियर लीडर होते हैं। 15 अगस्त को देश आजाद हो जाता है 1947। सितंबर 1947 से ही पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ ये आने लग जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है, लोग अंदर कबीलाई लोग घुसने लग जाते हैं। सितंबर पूरा ऐसे ही चलता है, अक्टूबर में आते आते प्रॉब्लम आने लग जाती है। 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 को मेहरचंद महाजन और शेख अब्दुल्ला का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था इस एरिया में। पब्लिक में भी बड़ा अच्छा कंट्रोल था। महाराजा हरि सिंह क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वो कबीलाई आ जाते हैं तो वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एक बड़ा पार्ट वो कब्जा कर लेते हैं पाकिस्तानी।
26 अक्टूबर को ये भेजते हैं दोनों को, ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहां के बड़े मंत्री होते हैं, और शेख अब्दुल्ला लीडर होते हैं, दोनों को भारत सरकार के पास भेजा जाता है। भारत सरकार को कहते हैं कि आप हमारी मदद करें क्योंकि पाकिस्तानी लोग अंदर घुस आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है जब तक मर्जर एग्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा ने इनिशियली ये डिसाइड किया था वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट, कि भाई अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो हम क्यों मदद करें, पाकिस्तान का लड़ रहा है तो आप लड़ो। फाइनली राजा हरि सिंह मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। वो मर्जर एग्रीमेंट वही होता है जो भारत की बाकी प्रिंसली स्टेट के साथ साइन होता है। सेम मर्जर एग्रीमेंट कश्मीर के साथ भी साइन करते हैं। जब मर्जर एग्रीमेंट साइन हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी आर्मी भेजती है, वहां पर मिलिट्री भेजती है, मिलिट्री जाकर सिचुएशन कंट्रोल कर देती है, मेजर पार्ट ऑक्यूपाई वापस कर लेते हैं। बीच में लॉर्ड माउंटबेटन और इनकी वजह से संघर्ष विराम हो जाता है। बाद में माउंटबेटन के कहने से यूएनओ में मामला जाता है, यूएनओ मामला जाने के बाद सीज फायर, और करीब करीब 1/3 पार्ट पाकिस्तान, क्योंकि जब वो जा रहे थे भाई यहां तक वो इन्फिल्ट्रेट करते हुए आगे मान लो श्रीनगर तक इंडिया की मिलिट्री गई और वापस पीछे धकेला, और वो यहां तक चले गए और सीज फायर हो गया, तो ये वाला पार्ट पाकिस्तान के पास रह गया। कोई इससे आगे तो पाकिस्तान के कंट्रोल में था। ये पाकिस्तानी आए, इनको वापस भगाया, यहां तक भगाया और यूएनओ में चले गए, तो ये वाला पार्ट जो था वो पाकिस्तान के पास रह गया। इसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इंडिया का, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, कब्जा है। तो दिस वाज हाउ। उसके बाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1950 में। 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसके फर्स्ट शेड्यूल में ही जम्मू कश्मीर के बारे में बता रखा है कि भाई जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट है, फर्स्ट शेड्यूल में ये मेंशन किया रखा है। 1951 में जम्मू कश्मीर के लोग वोट करते हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर जम्मू कश्मीर। उसमें 75 मेंबर्स होते हैं। ये 75 मेंबर्स कश्मीर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इन 75 लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 54 में बनके तैयार हुआ था, 6 फरवरी 1954, और उसमें भी आर्टिकल 3 ये क्लियरली कहता है कि जम्मू कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और फ्यूचर में भी रहेगा। ये कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियरली मेंशन करता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था। कई सारी प्रॉब्लम्स आई बट अल्टीमेटली, और फिर ये जो प्रॉब्लम्स हुई वो पाकिस्तान की वजह से हुई, बट प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉर्ट आउट एंड नाउ जम्मू कश्मीर इज नो मोर अ स्टेट, अ यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई अब उससे। सिमिलरली एक और इंटरेस्टिंग किस्सा हैदराबाद का। इंडिया के मैप में यहां पर हैदराबाद के उस समय के निजाम जो थे रूलर, उनका नाम था मीर उस्मान अली। उन्होंने कहा था मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा, मुस्लिम रूलर और 85% पॉपुलेशन हिंदूज, बट गवर्नमेंट के जितने भी बड़े ऑफिसर, मिलिट्री, पुलिस, उस सब में मुस्लिम डोमिनेट कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हैदराबाद वाज द ओनली स्टेट जिसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। उन्होंने कहा हमें तो आना ही नहीं, और हमें अगर फोर्स करा तो हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसा कहा कि भाई हमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने के लिए फोर्स किया गया तो वी विल जॉइन पाकिस्तान। एक तो जो रूलर थे उनकी जिद, और एक और यहां पर एक ग्रुप हुआ करता था रजाकार। रजाकार
दबंग टाइप लोगों का ग्रुप, दादागिरी करने वाले। कोई सरकार से सिर्फ उनको मदद थी, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, ना ये कोई सोल्जर्स थे रजिस्टर्ड, बट हाँ बदमाश टाइप लोग। इन्होंने धीरे धीरे माहौल चेंज कर दिया, कम्युनल माहौल कर दिया। बहुत से लोग यहां से शिफ्ट होकर मद्रास की तरफ भागने लगे। ऑर्डिनरी पॉपुलेशन डर गई कि पता नहीं ये क्या करेंगे। इधर कहते हैं कुछ रूमर्स थे कि हैदराबाद के जो रूलर है इनको पाकिस्तान से हथियार मिल रहे, ब्रिटिश एजेंट्स हैं, वो मदद कर रहे हैं। अब रूमर्स थी या सही था ये पता नहीं, बट इस तरह से बातें होने लगी। अब मद्रास प्रोविंस यानी अभी जो सब तमिलनाडु कहते हैं, इस पर पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ने लग गया क्योंकि इधर से इतनी बड़ी पॉपुलेशन इधर आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैबिनेट की मीटिंग नेहरू जी को कहा, भाई मीटिंग बुलाओ कि इस पर कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नेहरू जी थोड़ा सा शंका में थे कि करें नहीं करें, और सरदार पटेल ने एक फेमस लाइन कही थी कि अगर शरीर में कैंसर का फोड़ा हो जाए तो उसे ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम खुद की कब्र खुद खोद देंगे। इस तरह की सरदार पटेल ने बात कही, नेहरू जी ने फाइनली एग्री कर दिया और एक ऑपरेशन हुआ या मिलिट्री एक्शन जिससे कहा गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो स्टार्ट होता है। नेहरू जी ने कहा 2-4 दिन की बात है, सब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा 2-4 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। 2 दिन में तो निजाम के जितने भी सैनिक थे सरेंडर, 3-4 दिन तक वो रजाकार लड़ते रहे। रजाकार भी 4 दिन में सब। फाइनली 17 सितंबर का दिन आता है और हैदराबाद बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। 4 दिन में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन जाता है और इस तरह से ऑपरेशन पोलो सक्सेसफुली खत्म होता है। क्लियर? तीसरी जो स्टोरी है वो है जूनागढ़ की। जूनागढ़ जब गुजरात में आता है। जूनागढ़ जहां के जो रूलर थे नवाब मोहम्मद खान, रूलर नवाब मोहम्मद खान। जूनागढ़ में फेमस जैन तीर्थ गिरनार आता है, सोमनाथ का मंदिर आता है, बिरावल का पोर्ट है वो वहां पर है। तो इस तरह से जूनागढ़ काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदूज थी, रूलर मुस्लिम थे। वहां पर दीवान बनते 1947 में शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो बिकम्स द दीवान, मतलब वजीर, बड़े इंपॉर्टेंट बड़े नेता, बड़ी पोजीशन पे आते हैं शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो मोहम्मद अली जिन्ना के रिलेटिव। अब प्रॉब्लम आती है मर्जर की। दीवान साहब कह देते हैं कि अपने को इंडिया में शामिल नहीं होना, आप पाकिस्तान के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दो। 13 सितंबर 1947 मर्जर एग्रीमेंट साइन हो जाता है जूनागढ़ और पाकिस्तान का। लोगों को गुस्सा, बिकॉज द पब्लिक वांटेड टू रिमेन विद इंडिया। पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते, डिस्प्यूट बढ़ने लगता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद गुजरात से, उनको भी गुस्सा आता है, वो अपनी मिलिट्री बेस देते हैं। मंगरोल और बाबरियाबाद 2 स्टेट्स आते हैं जो जूनागढ़ रियासत में आते हैं। मंगरोल और बाबरियाबाद, वहां पर अपनी मिलिट्री बेस देते हैं। नवाब पाकिस्तान भाग जाते हैं कि अब कंट्रोल से बाहर हो गई सिचुएशन।
नवाब साहब पाकिस्तान। अब जो दीवान साहब बचे शहनवाज भुट्टो, वो कहते थे भैया हमें तो इंडिया में शामिल कर दो। बेसिकली पाकिस्तान इसलिए चाहता था जूनागढ़ को अपने साथ कि वो कश्मीर को लेके बार्गेन करे कि आप हमें कश्मीर दे दो तो हम आपको जूनागढ़ देते हैं। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। नवाब पाकिस्तान शहनवाज भुट्टो सरेंडर कर देता है, इंडिया में मर्ज कर दो, साइन करने को तैयार। सरदार पटेल कहते नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, अपन तो रेफरेंडम कराएंगे, पब्लिक से पूछेंगे। फरवरी में 1948 रेफरेंडम कराया जाता है, लोगों से पूछा जाता है आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में। ऐसा नहीं कल को कहते साहब के दीवान साहब ने जबरदस्ती करा लिया और ऐसे कर दिया। रेफरेंडम से जूनागढ़ बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट इज द हाउ पौंडीचेरी, अब पौंडीचेरी कहते हैं उस समय, पौंडीचेरी which was under French possession। पूरा इंडिया ब्रिटेन के कंट्रोल में था, पर पौंडीचेरी एक ऐसा पार्ट था जहां पर फ्रेंच लोग रूल कर रहे थे। 1954 में यहाँ पर सिचुएशन टेंस हुई। मद्रास में जो फ्रेंच डिप्लोमेट्स के ऑफिस वगैरह थे, वहां जाकर लोग आए थे, धरना प्रदर्शन करते थे। फाइनली नवंबर 1954 में उन्होंने सरेंडर कर दिया जो फ्रांस ने कि भाई ये पौंडीचेरी आपका। और 26 जनवरी 1955 को जो परेड होती है दिल्ली में, उसमें पहली बार जो पौंडीचेरी की झांकी भी शामिल की गई, यानी पूरी तरह से इंडिया में शामिल हो गया पौंडीचेरी। ज्यादा कोई यहाँ प्रॉब्लम हुई नहीं, पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से ही उसको ले लिया गया। नेक्स्ट, पोर्चुगीज कंट्रोल में एक तो गोवा था, और सिमिलरली दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये पार्ट जो थे ये तो पोर्चुगीज पोजीशन में थे। लोगों ने यहां भी रिवोल्ट करना चालू करा। 1954-55 में दादर नागर हवेली और दमन ये तो आजाद हो गए, इंडिया में शामिल हो गए। गोवा में अभी भी प्रॉब्लम थी, वहां पर डिक्टेटर थे ओलिवर सिलाज़र जो पोर्चुगीज थे। वो ये कहते थे कि इट इज द लाइट ऑफ वेस्ट ऑन द लैंड ऑफ ईस्ट। तो सब गोवा को तो हम फ्री नहीं करेंगे, गोवा विल बी अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल। वहां पर फाइनली नारोजी के ऊपर प्रेशर भी आया और 1961 में एक आर्मी ऑपरेशन होता है जिसे कहते हैं ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय से गोवा बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया 1961 में। दिस वाज हाउ गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया।